बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूँ सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम की मुश्किल एक ही है, वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती महंगाई, बिजली के बिलों ने आम आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। चीनी जो है वो हम देख रहे हैं कि सेंचुरी बल्कि डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। डॉलर में आज किसी हद तक हमें कमी देखने को आई है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट जिस अंदाज में बात कर रही है, ज़ाहिर निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी सारी सूरत हाल को लेकर एक्टिव भी हैं, चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, इजलास पे इजलास बुलाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसी हद तक क्या ये गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमने दावत दी है आज माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। उनसे हम जानेंगे कि मुआशी हवाले से जिस दलदल में हम फंस गए हैं, क्या इससे निकलने की कोई उम्मीद है, कोई रे ऑफ होप है। और इसके साथ साथ कुछ एनालिस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और हम सारी सूरत हाल पर आज डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से खासकर ये जो बिजली के बिलों का मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई, रिलीफ देने के दावे भी किए गए, लेकिन अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। अब एक और प्लान भेजा गया है IMF को। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में है कि आवाम को किसी तरह से भी बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा सके, या IMF को मनवाने में कामयाब हो सकेंगे ये? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, ये जितना कहना आसान है कि रिलीफ दे सकेंगे, या जैसे इन्होंने नोटिस लिया था, एक इंटेंशन थी कि वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बट आपने खुद देखा है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स के बावजूद उसका कोई रिजल्ट इसलिए नहीं नया निकला कि उनकी नीयत नहीं थी, बल्कि इसलिए नहीं निकला सॉलिड सोल्यूशन कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसको 3 डेकेड्स हो गए हैं कि ये हमारा सर्कुलर डेट का इशू, फिर IPPs का इशू, फिर फ्रिजेस का इशू, फिर जो है आपका चोरी का, थेफ्ट का, और लीकेजेस का, और वेस्टेज का। तो ये एक इशू नहीं है। और इसके ओवर एंड अबव जो बात की जाती है कि जी फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो दी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, उससे बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट एक सिग्नल जाएगा। अगर मैं दे रही हूँ बिल और आप दे रहे हैं, तो हमें ये फिर वो पेन नहीं महसूस होगी कि दूसरा बंदा जो यूज कर रहा है वो उसकी बिजली नहीं दे रहा, उसके हिस्से की भी बेसिकली वो फ्री तो नहीं बन रही ना, वो भी नेचुरली आप उसको क्रॉस उसमें पेमेंट में या सब्सिडाइजेशन में जब आती है चीज, तो आप उसको पे कर रहे होगे। तो ये एक सिर्फ एलिमेंट है कि जिसमें आप उसको खत्म कर दें, बट अदरवाइज इसको सिस्टमैटिक तरीके से नीचे लेके जाना है इसकी प्राइस को और अफोर्डेबिलिटी तक, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके 300 यूनिट्स हैं, वो बहुत बड़ी कोई लीड क्लास नहीं है, उनके लिए मैनेज करना, उनके लिए क्वेश्चन निकालने के लिए अभी जो गवर्नमेंट का जो एक प्लान आया है वो ये कि जैसे आपने कहा कि IMF के साथ दोबारा बात की जाए। मेरा ख्याल है चूंकि अब नई फिगर्स हैं, अब नई सिचुएशन इमर्ज हुई है, और IMF भी एक्चुअली जाहिर है कि निटी गिटी चीजों में IMF नहीं जाता, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हमने रिफॉर्म्स भी नहीं करने, हमने सब्सिडाइजेशन का प्रॉपर यूज नहीं करना, जो कि जिसके लिए सब्सिडाइजेशन थी उनको मिलनी चाहिए थी। सब्सिडाइज करने का मतलब तो है गवर्नमेंट को बर्डन करना फर्दर। तो वो सब चीजें जब नहीं हुई, कलेक्शन नहीं हो सकी रेवेन्यू की उस अंदाज में जिस तरह होनी चाहिए थी, बहुत बड़े जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे, ये सब चीजें IMF आपको बहुत अच्छे से जब भी आप उनके पास जाते थे और उनका ये कंसर्न आता था। नाउ अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप इसकी फिर रेट बढ़ाएं, अगर आप इसके फ्रिजेस और ये सब चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो ऐसे रिड्यूस हो सकता है। और आई मीन कॉस्ट का, नॉट प्रोडक्शन में तो आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब आप पहुंच गए हैं, दैट प्लान इज देयर, तो ये IMF के पास जाने की। देखिए नॉर्मली तो इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि आप उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स लेके चले जाएं प्रोग्राम्स की और ऐसे वो ओवरऑल हमेशा 2-3 महीने के अंदर आपको पता है कि इनका एक
रिव्यू विजिट होता है और वो चीजें रिव्यू होती है, लेकिन चूंकि उसमें हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का वो मैंडेट नहीं है, बहुत देर ये बैठ नहीं सकती, तो इसमें यही बेहतर है कि IMF के साथ आप इसको भी ओपन कीजिए। और इससे पहले भी IMF को एक प्लान भेजा गया था, IMF ने उस प्लान को रद्द कर दिया था। जाहिर है गवर्नमेंट्स जो पहले मुआहदे करके गई हैं, अब अगर IMF के प्लान से हटकर कोई काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, जो कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा भी कि कितना मुश्किल था हमें ये जो मौजूदा प्लान लेना। लेकिन अब होगा क्या आगे, आपको क्या लगता है? अब आवाम जिस अंदाज में मोबिलाइज हुई है बिजली के बिलों को लेकर, जिस अंदाज में गम और गुस्सा है, ना सिर्फ बिजली के बिल हैं, आप चीनी की कीमतें देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें, ओवरऑल महंगाई का एक तूफान है, तो कैसे मैनेज करेगी गवर्नमेंट? आवाम किधर जाएगी? आपको लगता है कि कोई प्लान है? जिस तरह से आपने भी बात की निगरान गवर्नमेंट के पास तो वो मैंडेट भी नहीं है, तो कैसे मसाइल हल होंगे, कैसे सूरत हाल? उनके पास ये मैंडेट तो नहीं है कि वो रिफॉर्म कर सकें, दिस व्हाट आई सेड, और ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनके पास ये मैंडेट जरूर है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, राइट। लेकिन जब आपके बिल चलेंगे और आपका खुदा ना खास्ता एक सिविल अनरेस्ट की तरफ चीजें चली जाएंगी, आपकी इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी, लोग बिजनेस नहीं करेंगे, शटर डाउन रहेगा, और जो नॉर्मल एक एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहना चाहिए, वो नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इट विल हार्म द बेसिक एसेंस ऑफ IMF प्रोग्राम, राइट। तो उस पॉइंट को सिर्फ ये लेकर जा सकते हैं कि इस सारे अनरेस्ट के अंदर हम IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन में हमें हर्डल्स हैं, तो हमें इतना क्वेश्चन वो दे दें और इतना उसके अंदर वो, जाहिर है कि वो आपसे रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और रिफॉर्म्स इतनी जल्दी जब तक कि न्यू गवर्नमेंट नहीं आती, जब तक कि देखिए रिफॉर्म्स से आपको बहुत सारे बाय लॉज की जरूरत होगी, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल सेटअप की जरूरत होगी जो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो एक जैसे कहते हैं एडहॉक रिलीफ के लिए दे मे गो टू IMF। ये मैं बहुत अरसे से मीडिया पे भी जो 8-10 दिन गुजरे मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपको यू हैव टू गो, और मेरा ख्याल है कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज ऑलवेज मेंट फॉर द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग। तो ये सब सिचुएशन जो अब हमारी सिचुएशन पॉइंट आया है, जिसके ऊपर वी आर नॉट एबल टू पे द बिल्स। आर्मी चीफ ने बड़ी उम्मीद का इजहार किया है, ताजरों से गुफ्तगू में कुछ यकीन दहानियां कराई हैं कि इसके लिए टास्क फोर्सेस कायम होंगी, जो मनी एक्सचेंजर हैं उनको टैक्स नेट में लाएंगे, डॉलर के तबादले, इंटरबैंक में रेट्स में शफाफियत लाएगी। और हमेशा जब भी बात होती है कहा जाता है कि ठीक है, इकोनॉमी का इस नहज तक पहुंचने की एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो इलीट हमारा तबका है या ताजिर बरादरी है, बहुत सारे ऐसे लोग, इनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाता। जब भी टैक्स रिफॉर्म्स की बात होती है पूरा एक माफिया खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो आपको लगता है कि कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई रे ऑफ होप है अभी भी कि सूरत हाल में आगे चलकर बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल जी, देखिए ये तो मैं बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करूंगी कोई नेगेटिव चीज, इसलिए कि ये स्पेकुलेशन जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज है, और पहले भी हमने पिछले 2 साल में भी देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन हुई है। स्पेकुलेशन से हमें अवॉइड करना है, और एज एनालिस्ट, एज ए इकोनॉमिक लेंस होते हुए मैं कभी स्पेकुलेट नहीं करूंगी। मेरी अभी पूरी उम्मीद है कि IMF के साथ, ऑफिशियल्स के साथ ये बैठ के बात करेंगे, दे विल बी ए सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हम अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे नेगोशिएट करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, कहा जाता है कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, मुआशी सूरत हाल में उस हद तक बेहतरी नहीं आ सकती। आपको लगता है कि जैसे अभी आपने भी बात की कि निगरान हुकूमत के पास उस तरह से वो मैंडेट नहीं होता जो मुंतखब हुकूमत के पास होता है, डू यू थिंक कि इलेक्शन एक हल हो सकता है कि एक मुंतखब हुकूमत आए और इसमें जो आलमी हमारे इदारे हैं या दीगर दोस्त ममालिक हैं उनको भी एतमाद हो कि भाई अवामी मैंडेट से एक गवर्नमेंट आई है 5 साल तक रहेगी, तो ये एक फैक्टर हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। देखिए जो ट्रांजिशन है ना, ये भी ट्रांजिशन कह रही है, केयर टेकर कह लें आप, फर्दर टाइम बिंग कह लें, जो भी नाम दे दें, बट इंटरनेशनली भी सिग्नल्स तो यही है ना कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है जिसने जाना है और उसने इलेक्शन कराने हैं। प्रॉब्लम उनको ये नहीं है, प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेट तो आपका है,
आपके मल्टीलैटरल्स के साथ, वो तो वही रहेंगे। फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? चाहे बंदा ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बैठी है, यू आर साइनिंग एन एग्रीमेंट और यू आर एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप विद ए स्टेट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आने वाली गवर्नमेंट कहीं उस सारे जो आपके एग्रीमेंट्स होंगे, जो गिवन वर्ड्स होंगे, उससे बैकआउट तो नहीं कर जाएगी, कहीं स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। दैट इज द रीजन व्हाई दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग अप टू ए सस्टेन गवर्नमेंट। और माजी में भी हमने देखा कि मईशत पर सियासत एक बड़ा अफसोसनाक अवसर रहा है। लोगों ने अपनी सियासत पर, मईशत पर सियासत को तरजीह दी। एक पॉलिटिकल जमात की जानिब से भी ये किया गया, फिर कुछ वजीर ख़जाना की जानिब से इस तरह के बयानात आते रहे नॉन सीरियस, जिसकी वजह से भी मुश्किलात पैदा हुई। तो आपको क्या लगता है तमाम जमातों के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कितना ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप सियासत करें, बट मईशत एक ऐसा मसला है जिस पर अगर आप सियासत करेंगे तो वो फिर ना आपके अपने मुफाद में है ना मुल्क के मुफाद में है। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपको लगता है वक्त की अब ज़रूरत बन गई है? मैं फिर बाद में आती है। एक छोटी सी देखिए एग्जांपल, आप मुझसे बात करिए, आप एक मीडिया हाउस में हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू रखती हूँ, एक एकेडमिक्स की बंदी हूँ, एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, आपके साथ बात हो रही है। उस बात में भी आई वाज सो केयरफुल, ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या कोई मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन पब्लिक ने इसको सुनना है, ठीक है, और इसका एक ओपिनियन मेकर का एक रोल होता है। अगर मैं ये समझ सकती हूँ इन अ वेरी 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 लिमिटेड कैपेसिटी, हाउ कम कि ये पॉलिटिकल लीडर जिनका स्टेक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इस मुल्क के जो है वो रोड मैप को बनाना है, जिन्होंने इस यूथ को आगे लेके जाना है, जिन्होंने लीडरशिप देनी है, जिन्होंने विजन देना है, उनको नहीं पता कि स्पेकुलेशन नहीं करनी है। सही। वेरी वेरी एनालिसिस, और अपनी बात कहने में एज ए पॉलिटिकल लीडर भी, इवन बात कहने में, और मुल्क के जो आपका इंटरेस्ट है, पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करने में बड़ी लाइट सी एक डिफरेंस होता है, जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए। प्रॉब्लम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, बट वी आर होपफुल। हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की गिवन सिचुएशन एंड द गिवन न्यू फिगर्स दे विल रीनेगोशिएट और दे विल प्रोवाइड अस द चांस टू पे। लेकिन मैंने साथ कहा कि ये आपके जो लोग यहाँ से जाएंगे, जो बात करेंगे, वो किस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। और पहले भी हमारे यहाँ नेगोशिएशन के प्रॉब्लम्स हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आपकी बात ठीक है कि नाउमीदी नहीं फैलानी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पब्लिक के अंदर सूरत हाल है, ग्राउंड पर अगर आप लोगों के मसाइल सुने तो शायद उनकी एक महीने की आमदन इतनी नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ जाते हैं, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। दलदल में हम फंस चुके हैं, जाहिर है कर्जे देने के लिए भी और मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं कि IMF के कहने के बगैर हम रिलीफ नहीं दे सकते आवाम को। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के अंदर क्या होना चाहिए? आवाम को क्या आप होप दें जब फाके पड़े हुए घरों में, जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं, तो क्या उम्मीद दिलाएं हम भी, आप भी, और ये जो करता धरता है? This is a very difficult time, I would say कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लोगों की खत्म हो रही है, बच्चे स्कूलों से हट रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, और हर रोज हम कहानी तो नहीं कहना चाहिए, स्टोरीज हम देख रहे होते हैं ऐसी कि डेथ हो रही है लोगों की, और लिटरली लोगों ने जाने दे दी हैं, शॉक में आके जाने दे दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो बिजली का रेट है, देखिए वो इस वक्त 54 रुपीज या 57 रुपीज 54 तक क्रॉस किया है। 54 रुपीज जो है ना सिर्फ ये कि साउथ एशिया में ज्यादा है, पूरी दुनिया में ज्यादा है। और हमारी कैपेसिटी, सोशो इकोनॉमिक कैपेसिटी है ही नहीं है, हम तो पहले से ही नहीं थी, और कोविड के बाद से अभी तो हार्डली पिकअप होने लगा था सिचुएशन। मैंने आपसे यही कहा कि अनलेस ये गवर्नमेंट कोई कुशन नहीं प्रोवाइड करती, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इकोनॉमी पिकअप बिल्कुल नहीं करेगी, और ना ये कि हम GDP बढ़ाएं और हम इस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, आपको फंडामेंटल को करने को ही डिफिकल्टी हो रही है।
बाकी तो चीजें आप क्या करेंगे। तो मेरा आपको अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ खास तौर पे जो हमारा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है चीपर, और खास तौर पे ये जो हमारी ऑयल है, इसकी नेगोशिएशन इमीडिएटली करनी चाहिए। आपको साउथ एशिया के अंदर देखना चाहिए कि किस मुल्क से आप इमीडिएटली बहुत ही चीप रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम, नो डाउट, आई डू एग्री विद यू, और मैं भी किसी न किसी उस पे हम सब फेस करें, लेकिन इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज भी हमें दिखनी चाहिए। हम हमेशा से हुआ ये है, क्राइसिस आया है और एक हमारा प्रोएक्टिव सिलसिला शुरू होता है, क्राइसिस खत्म होता है, चीज वहीं चली जाती है। मेरा ये ख्याल है कि इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चीपर इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री इज वेरी वेरी क्रिटिकल एट दिस टाइम। अच्छा, ऑब्वियसली हर तरफ नाउमीदी तो है, लेकिन इंडिया में भी एक सिचुएशन गालिबन 90s में थी, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन थी कि ऑलमोस्ट वो मुल्क भी डिफॉल्ट के दहाने पर था, उनके पास पैसे नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल गिर गए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वो अपने पांव पर खड़े हुए। आज देखें भारत की इकोनॉमी कहाँ है और हमारी कहाँ है, तो इस हवाले से नाउमीद नहीं होना चाहिए। जाहिर है अगर आप बेहतर करते हैं, आपके पास पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कहा जाता है एक ज़राई मुल्क है, तो अभी भी आप ये कहती हैं कि अगर अभी भी हम अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको बेहतर करें तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। Actually, you have pointed the thing in the very right direction. That's the policy. पाकिस्तान में एक स्टेज के ऊपर आपकी ईस्ट एशियन कंट्री ने आपसे मांगा था 60s में कि जी आपका इतना अच्छा प्लान है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की पॉलिसीज बहुत जबरदस्त है। The point is when it gets into implementation. Exactly. Implementation में आपको एक आंख से सबको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। देखिए, यही पाकिस्तानी हैं, यही लोग हैं हमारे भाई बहनें जो बाहर जाती हैं। How do they work? Exactly. Yes, ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल माज़रत के साथ वक्त कम है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। करते हैं वहाँ पर, आप देखिए उनकी मिसाल है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स कहाँ नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा, माहिर मुआशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं असीम चौधरी साहब। उनसे बात करते हैं। असीम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, गो कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोशिशें तो बड़ी की जा रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है अवाम को रिलीफ देने के तमाम मामलात इस वक्त IMF के हाथ में हैं। जब तक IMF कोई रियायत नहीं देगा तब तक गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। इससे पहले भी एक प्लान भेजा गया जिसे रद्द किया गया। आपको लगता है कि कोई उम्मीद की किरण है, या आपको लगता है कि मुश्किलात इसी तरह से रहेंगी? अवाम तो बड़ी परेशान है सारी चीज़ों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। हमने पिछले 75 बरस में पाकिस्तान में जो नफसा नफसी, जो बद इंतजामी और जो अकरबा परवरी, रिश्वत और इस तरह की बहुत सारी चीजें की हैं, उसका यही नतीजा निकलना था कि एक रोज हमारी मुआशी खुद मुख्तारी किसी दूसरे के हाथ में चले जाए और उसके हाथ में चली जाए जो हमें कर्ज दे सकता हो या हमारे कर्ज का एहतमाम कर सकता हो। हमारे माजी के हुक्मरानों ने अपनी सियासी मसलहतों के तहत अवाम को इस हद तक दीवार के साथ लगा दिया कि अभी ऐसी मजबूत दीवार है कि अगर इसको जरा सा और धक्का दिया जाएगा तो गहरी खाई में गिर जाएगी और अवाम भी उसी की नजर हो जाएंगे। ये मुश्किल ऐसी है कि इसको संभालने के लिए हमें नज़्म नस्क पैदा करना होगा, अपने माली मामलात को ठीक करना होगा, अपने टैक्स के मामलात को ठीक करना होगा, चोरी को रोकना होगा, रिश्वत को कंट्रोल करना होगा, स्मगलिंग के दरिया को बंद बांधना होगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम सेविंग नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज की, और जब तक फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग नहीं होगी और हमारा ज़र
आमदनी बढ़ेगा, न पाकिस्तान में अफरात ज़र कम होगा, न पाकिस्तान में नई सनतें लगेंगी, न पाकिस्तान में महंगाई खत्म होगी और न पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में किसी किस्म की कोई रियायत मिलेगी। वो हुकूमत जो अभी थोड़े दिन पहले गई, उसको पता था कि ये मुश्किलात है और वो इस मुश्किलात के लिए जो मुआहदा करके गई, जिस तरह उससे पिछली हुकूमत को वो बुरा भला कहते थे, आज उस हुकूमत को भी बुरा भला कहने को उतना ही दिल करता है जितना उससे पिछली हुकूमत को कहा जाता था। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हुक्मरान अपनी सियासी मसलियतों के तहत कौम को सच बताने से कासिर होते हैं, झूठ बोलते हैं, दगा देते हैं, फरेब करते हैं और मुश्किलात अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, ना हमें कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार होगा। या हम मुल्क को डिफॉल्ट कराएंगे या हम अपनी मुश्किलात को काबू पाने के लिए अपने महदूद वसाइल में जीना सीखेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सही। तो सर ये बताइएगा कि अब जिस तरह से आपने बात की, इसमें तो कहीं भी हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन आर्मी चीफ ने भी गुज़िश्ता दिनों ताजिरों से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास प्लान है, दोस्त ममालिक मदद करेंगे। जाहिर है वैसे भी हमें शायद आदत हो गई है कशकोल लेकर मुल्कों फिरने की, थोड़े से दोस्त ममालिक इमदाद कर देते हैं, थोड़ी सी आलमी मालियाती इदारे अपनी शराइत पे दे देते हैं, हमें कर्ज तो वाह हो जाती है कि भाई हमने तो कोई बहुत बड़ा महाज पता कर लिया है। तो सर अब वक्त नहीं आ गया कि जिस चुंगल में कि जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने के लिए हमें अपने पांव पर खड़े होने के लिए चाहे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही हों, उस पर एटलीस्ट काम तो शुरू हो। जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अब आपको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे अब काम होना चाहिए? इसके बाद तो कोई रास्ता है ही नहीं, अभी तो इंतज़ार तो कोई नहीं हो सकता आगे। मेरा भी यही ख्याल है जो कुछ आप इरशाद फरमा रही हैं कि मैंने तो आपसे गुजारिश की कि दीवार के साथ हम लगे हैं और दीवार बहुत कमजोर है, ये मजबूत दीवार नहीं है, गिर सकती है अगर हम इस पे थोड़ा और बोझ डालेंगे। तो जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अपने पाकिस्तान के सरमायाकारों को कि बाहर की दुनिया के साथ सरमाए की बुनियाद पर आपके जो ताल्लुकात हैं उसमें अपने बिजनेस पार्टनर्स को इन्वॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में अगले 2-3 साल में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाए। ये इम्कान नजर आ रहा है कि कुछ हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक और कुछ दूसरे हमारे दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार हो जाएं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम की खराबियां बहुत ज्यादा हैं और जब तक हम अपने सिस्टम की खराबियों को दूर नहीं करेंगे, हमारी फाइलों को पैसों के जो पहिए लगते हैं उनकी बजाय फाइल एक पेज से दूसरी मेज तक जब खुद जानी शुरू नहीं होगी और बैरूनी सरमायाकार को ये एतमाद नहीं होगा कि मेरे पैसे और मैं महफूज हूँ, उस वक्त तक कुछ हो नहीं सकेगा। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट 1-2 साल में लगता भी नहीं है, उसे लगते लगते देर लगती है, लेकिन जब वो शुरू हो जाता है तो हजारों लाखों लोगों के लिए सहूलत होती है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखना ये कि इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। जाहिर है एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है, अगर ये हो जाती है तो कितना फायदेमंद होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।